बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रश्नोत्तर पर आ गई हूँ क्योंकि व्याख्या का हिस्सा पूरा खत्म हो चुका है। मैंने पूरे पाठ की व्याख्या करा दी, कहानी को सारांश के रूप में समझा दिया। इसके पहले के सारे वीडियो में पाठ की व्याख्या और उसके शब्दार्थ और साथ ही साथ कहानी का सारांश रूप भी मैंने समझाया है। अब बारी आ गई है कि पाठ्य पुस्तक में जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं मैं उनको करा दूं। तो मैं थोड़ा आपको समझाऊंगी, साथ ही साथ मैं प्रश्न लिखूंगी नहीं। प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के हैं। अगर यही पाठ्य पुस्तक के अलावा अतिरिक्त प्रश्न होते, बोर्ड परीक्षा के होते, तो मैं जरूर बोर्ड पर लिख देती। इसलिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न को खुद से उतारिए, मैं प्रश्न संख्या लिख दूंगी और उसके आधार पर उत्तर लिखना शुरू करती हूँ। तो आप भी मेरे साथ तैयार हो जाइए, अपनी कॉपी अपनी किताब लेकर। मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। तो कहानी का थोड़ा सा हिस्सा समझा दूं कि जब लगातार छोटा भाई पास होता रहता है और बड़ा भाई लगातार फेल हो रहा है, तो उसने समूची शिक्षा प्रणाली पर व्यंग किया और कहा कि ये शिक्षा प्रणाली ही गड़बड़ है और ऐसा ही रहा परीक्षकों का हाल तो कुछ दिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम मेरे बराबर आ जाओ या मेरे से आगे भी निकल जाओ, लेकिन इसके बाद भी मेरे और तुम्हारे बीच का जो अंतराल है, उम्र का अंतराल है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ये वो समझाना चाहते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं कि तुम्हारा खेलना कूदना मुझे बुरा लगता है। वो साथ में ये भी समझाते हैं कि पिछले समय में 8 पास जो थे वो तो नायब तहसीलदार हो जाया करते थे। और पढ़े लिखे की बात नहीं, उम्र का अनुभव जो होता है वो किसी भी पुस्तक से नहीं मिलता है। इसके लिए उन्होंने हेडमास्टर साहब का उदाहरण दिया और कहा कि हेडमास्टर साहब के घर का खर्च उनकी बूढ़ी माँ चलाती थी। तो उम्र के अंतराल को कोई भी कम नहीं कर सकता। इस तरह से यदि देखा जाए तो मेरे और तुम्हारे बीच का जो अंतराल है वो हमेशा रहेगा और मुझे हमेशा तुम्हें डांटने का और समझाने का अधिकार है। छोटे भाई को भी ये लगता है कि ये बड़ा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, तो उसने स्वीकार कर लिया और इस बात को कि हाँ, आपकी कही हर एक बात बिल्कुल सच है और सही है। और संभवतः इसी का नतीजा है कि मैं अपनी कक्षा में बहुत कम मेहनत करके भी अव्वल आ जाता हूँ। मैं प्रतिदिन का सिर्फ टास्क पूरा करता हूँ और अव्वल आ जाता हूँ। तो मेरे नहीं तो मैं शायद खेल कूद करके अपना समय बर्बाद करता। बड़ा भाई स्वीकार करता है, कहता खेलने का मन उसका भी करता है, उसे भी अच्छा लगता है, लेकिन खुद बेराह चलेगा तो तुम्हें कैसे सबक देगा, यानी छोटे भाई को कैसे सबक देगा। तो इस तरह से एक पतंग की डोर उड़ती आती है, बड़ा भाई उछल के उसे पकड़ लेता है क्योंकि कद काठी लंबी होती है और हॉस्टल की तरफ भागता है। पीछे पीछे छोटा भाई भी जाता है। कहानी का अंत हो जाता है। कुल मिलाकर यही कहानी में दिखाया गया कि किस तरह से एक आदर्श परिवार का जो स्वरूप होता है, बड़े छोटे का जो लिहाज होता है, जो संस्कार होता है, वो सब इसमें प्रेमचंद ने अपनी भाषा के अनुसार उर्दू शब्दों का प्रयोग करके तमाम उदाहरणों को दे करके उन चीज़ों को दिखाया है। और साथ ही साथ समूची शिक्षा प्रणाली पर भी बड़े भाई साहब का जो नज़रिया था उसको भी दिखाया है। तो इस तरह से कहानी बहुत रुचिकर है, भाषा बहुत बोधगम्य है कि बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। आदर्शवादी भाव हैं सारे, लेकिन चित्रण बिल्कुल यथार्थवादी है कि जिस तरह से एक सामान्य परिवार में पढ़ने लिखने की स्थिति होती है, ठीक उसका वर्णन किया गया है। तो मैंने कहानी इससे पहले के सारे वीडियो में समझाई है, व्याख्या की है पाठ की। अब मैं आज प्रश्नोत्तर पे आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्नों को कराऊंगी, फिर उसके बाद लिखित प्रश्न। तो मैं सीधे सीधे मौखिक प्रश्नों पर आ जाती हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया कि मौखिक प्रश्न। यद्यपि मौखिक प्रश्नों को ओरल बता के भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर क्या आप लोगों में से बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि जो फिर उसको कॉपी में नहीं करते और फिर वो उनको कभी भूल जाता है या कोई दिक्कत आती है, तो हम लोगों को भी दिक्कत होती है, इसलिए मैं सारे कराती हूँ। मौखिक प्रश्न है पहला कि कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी। तो कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक की रुचि कंकरियाँ उछालने में थी, कौवे उड़ाने में थी, मैदानों में जाके वो कंकरियाँ उछालते थे और संगी साथियों के साथ घूमते थे, चार दीवारी बांधकर कूदने पाए और फाटक पर वो झूला झूलते थे। ये सारी चीज़ें जो थी, मोटर कार की तरफ का आनंद लेते थे। तो कथानायक की रुचि इन सब कार्यों में थी।
तो मैं एक एक प्रश्न को समझाने के साथ साथ लिखना भी शुरू करती हूँ। मौखिक प्रश्न का उत्तर नंबर 1। कथानायक की रुचि कथानायक की रुचि पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में थी। उसे मैदान में कंकरियां उछालना, कागज की तितलियां उड़ाना, संगी साथियों के साथ चार दीवारी कूदना, फाटक पर सवार हो झूला झूलना तथा कनकौवे उड़ाना बहुत पसंद था। तो कथानायक की रुचि इन सब कार्यों में थी, बहुत पसंद था। तो इस तरीके से कथानायक की रुचि जो थी वो इन सभी कार्यों में थी। दूसरा प्रश्न है, निशान लगा दूं कि कहाँ तक आपको तो उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। तो पहला सवाल ये पूछते थे, जैसे ही बड़ा भाई खेल कूद कर सब जगह से वापस आता, उनका पहला सवाल होता था कहाँ थे। वो रौद्र रूप धारण करके पहला सवाल होता था कहाँ थे। यही प्रश्न का उत्तर है। तो दूसरा उत्तर है, बड़े भाई साहब हर समय छोटे भाई से एक ही सवाल पूछते थे, कहाँ थे। तो रौद्र रूप धारण करके उनका पहला सवाल होता था कि कहाँ थे।
कहने का मतलब जैसे ही वो देखते थे कि छोटा भाई खेल कूद के आ रहा, बस वो नाराज हो जाते थे और तुरंत उससे प्रश्न करते थे कि कहाँ थे। और इतना कहते ही छोटे भाई का जो प्राण था वो हलक में अटक जाता था। उसके डर के मारे उसके बुरा हाल हो जाता था, घबराहट शुरू हो जाती थी। उसके बाद का अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ गया। अब दूसरी बार जब छोटा भाई पास हो जाता है तो उसके व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन आता है कि वो उनकी सहिष्णुता का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगता है, उनकी सहनशीलता का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगता है और उसकी स्वच्छंदता बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य उसके मन में यह आ जाता है कि अब बड़ा भाई उसे किसी भी रूप में कुछ नहीं कहेगा और उसकी स्वतंत्रता इतनी बढ़ जाती है, खेल कूद उसका इतना बढ़ जाता है कि उसे लगता है कि उसे डांटने समझाने वाला अब कोई नहीं है, वो कुछ भी करेगा तो वो पास ही हो जाएगा और कोई उसे कुछ नहीं बोल सकता। तो भाई साहब की सहिष्णुता का वो नाजायज फ़ायदा उठाता था। तो तीसरा प्रश्न है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई की स्वच्छंदता बहुत बढ़ गई। स्वच्छंदता बहुत बढ़ गई। वह बड़े भाई साहब की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। उसे लगा कि अब वह कुछ भी करे बड़ा भाई नहीं बोलेगा। तो ये उसके मन में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे का प्रश्न है चौथा वाला। बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। तो बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में 5 साल बड़े थे और 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। तो मुझे लग रहा है नीचे का प्रश्न उत्तर आपको नहीं दिखाई देगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं अब इसको मिटा देती हूँ, रब करती हूँ और फिर आपको लिखवाती हूँ। फिर चौथा प्रश्न शुरू करती हूँ। डेट मिट गई है, मैं फिर से उसको सुधार दे रही हूँ। उत्तर नंबर 4 था। प्रश्न है कि बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। तो उत्तर लिखिए। बड़े
भाई साहब लेखक से उम्र में 5 साल बड़े थे, 5 साल बड़े थे और 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। तो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। तो ये प्रश्न हो गया। फिर उसके बाद है, इसमें सिर्फ इतना ही पूछा गया है, इसलिए अतिरिक्त लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौखिक का 5वां प्रश्न है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो क्या करते थे कि वो हाशिए पर, कॉपी के मार्जिन पर, हाशिए पर कुत्ते बिल्ली का चित्र बनाते थे और तस्वीरें बनाया करते थे। कुछ अर्थहीन शब्द लिखते थे, किसी एक शब्द को बार बार लिखते थे। तो इस तरह से वो दिमाग को आराम देने के लिए इन सारी चीज़ों को करते थे। तो मैं इसको लिखवा देती हूँ। उत्तर नंबर 5 कि बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए किताबों, कॉपी और किताबों के कॉपी और किताबों के हाशिए मतलब मार्जिन, हाशिए पर कुत्ते बिल्ली के चित्र, कुत्ते बिल्ली के चित्र बनाया करते थे और कठिन शब्दों को बार बार लिखते थे, कठिन शब्दों को बार बार लिखते थे। कुछ ऐसे शब्दों को भी लिखते जो अर्थहीन होते थे। कभी कभी एक ही शेर को बार बार लिख डालते। तो बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए तमाम ऐसे काम करते थे। ये सच है कि शिक्षा इतनी आसान चीज़ नहीं है और किसी भी रूप में देखा जाए तो दिमाग को थकाने वाली चीज़ है।
बड़े भाई पढ़ाई छोड़कर हटना नहीं चाहते थे, अपनी पढ़ाई किताबों से बाहर नहीं आना चाहते थे। उन्हें ये लगता था कि अगर वो किताबों को छोड़ करके घूमे फिरेंगे तो छोटे भाई को वो नहीं समझा पाएंगे। तो वो दिमाग को आराम देने के लिए ये सारे कार्य करके थोड़ा सा आराम कर लेते थे और फिर उसी तरीके से पढ़ाई में जुट जाते थे। तो ये मौखिक प्रश्न आपके पूरे हो गए। अब मैं लिखित पे आती हूँ, जिसमें लिखा है कि 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए। तो मैं अब उसको कराने चल रही हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ कि लिखित प्रश्न का क 25 से 30 शब्दों के उत्तर। अभी एकदम देखिए लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं होता है। कभी कभी आपके सेंटेंस पढ़े जाते हैं, कभी आपको लगता है थोड़ा और लिखना चाहिए, तो ये एकदम एग्जैक्ट नहीं, लेकिन ये आपके संक्षिप्त प्रश्नों में ही जोड़े जाते हैं। तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। तो मैं प्रश्न की चर्चा पहले कर दूं, फिर बताती हूँ कि क्या करना है। तो लिखित का क पहला प्रश्न है, छोटे भाई ने अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। तो छोटे भाई ने जब टाइम टेबल बनाया तो उसने बहुत कुछ सोचा कि मैं इतने घंटे से इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे से इतने घंटे ये पढ़ूंगा। खेल की मद उसने नहीं रखी और मन लगाकर पढ़ाई करेगा, खेल कूद में बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेगा। हालांकि उसकी रुचि पढ़ाई में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि बनाता है टाइम टेबल, और खेल की मदें न होने से उसे बहुत उलझन होती है और हर तरह से पढ़ाई में वो चाह के भी उसको अपनी दिनचर्या में नहीं ढाल पाता है। अब देखिए पढ़ाई, अब मैं इसका उत्तर लिखने चल रही हूँ। तो लिखित क का पहला उत्तर है ये हो गया उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 1 कि छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। तो उत्तर लिखिए, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। आगे से खूब जी लगाकर पढ़ने की बात सोची और टाइम टेबल में सभी विषयों को जोड़ा। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं इस लाइन को फिर से ऊपर से लिखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अब आपको इससे नीचे का दिखाई देगा। तो मुझे लग रहा बस इससे ज़्यादा का संभव नहीं है, तो फिर मैं इसको यहीं तक लिखती हूँ। ऊपर का रब कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो पढ़ने की बात सोची, टाइम टेबल बनाते समय सभी विषयों को उसमें जोड़ा और उसमें खेल की कोई गुंजाइश, खेल की कोई जगह नहीं रखा। लेकिन मैदान की हरियाली, खेल कूद और मस्ती के कारण खेल कूद की रुचि के कारण उसे अपनी दिनचर्या में पूरी तरह शामिल नहीं कर पाया। तो बड़े भाई का ये स्वभाव था जिसके कारण उसे दिक्कत होती थी कि वो जो चीज़ सोचता था उतना कर नहीं पाता था। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में खेल कूद की भी अपनी एक अहमियत है। वो इस तरह से पूरी तरह ज़िंदगी दे करके सिर्फ पढ़ाई को करते रहे, ये उसके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था, बहुत कठिन था। लेकिन फिर भी कोशिश करता था कि वो बड़े भाई के बताए हुए रास्ते को माने और कर सके। अब दूसरा प्रश्न है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। तो जब एक दिन गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई दिन भर खेल में समय व्यतीत करके जब लौटता है तो बड़े भाई साहब का रौद्र रूप उसके सामने था। वो बहुत क्रोधित होकर के छोटे भाई को डांटते हैं, बोलते हैं कि एक बार तुम कक्षा में अव्वल आ गए तो तुम्हें घमंड हो गया है, अभिमान हो गया है। खाली परीक्षा पास कर लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। आदमी जो चाहे करे पर अभिमान ना करे। इस बात को समझाना चाहते हैं कि तुम्हें ये जो घमंड हो गया है इसके कारण तुम किसी भी तरीके से अच्छे से पास नहीं हो पाओगे, इसलिए तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं चला। फिर वो रावण का उदाहरण देते हैं कि रावण के उदाहरण को दे के समझाते हैं कि रावण जैसे शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति का जब घमंड नहीं चला तो हम और तुम क्या चीज़ हैं। तो छोटे भाई को ये सारी चीज़ कह के वो समझाना चाहते हैं। मैं इसी बात को अब आपको आज मैं इस प्रश्न को अच्छी तरह समझा देती हूँ और इसी प्रश्न को मैं फिर अगले वीडियो में इसके और इसके बाद के प्रश्नों को लिखवाऊंगी। तो बड़े भाई का जो स्वभाव था वो यही था कि वे छोटे भाई को ये समझाना चाहते थे कि तुम घमंड मत करो, तुम्हारा पास होना, तुम्हारा कक्षा में अव्वल आना अंधे के हाथ बटेर है। जैसे तुम्हारे अंदर वो योग्यता तो नहीं है लेकिन तुमने उस चीज़ को पा लिया है तो तुम्हें अभिमान हो गया है। तो तुम्हें अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि असल चीज़ जो बुद्धि का विकास है वो तुम्हारे पास नहीं है और तुम ये सोचते हो कि बस इस तरीके से पास होते जाओगे
तो अपने अंदर अभिमान मत करो, क्योंकि अभिमान तो बड़े बड़ों का नहीं चला। तो इस तरीके से कहकर वो समझाना चाहते हैं कि जो बड़ा भाई है उसकी बात को वो अपनी ज़िंदगी में उतार ले। वो काफ़ी डांटते थे, डपटते थे, लताड़ सुन के वो रो देता था, लेकिन फिर भी उसका मन खेल की ओर खिंचा चला जाता था। तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे के प्रश्न को मैं अपने अगले वीडियो में कराऊंगी, तो मेरे साथ आप बने रहिए। तो आज के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।